मैं आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबर दे देता हूँ। यानी इस वक्त पाकिस्तान से हर आदमी भाग रहा है। तो नारे सुनते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब नारे लोग मार रहे हैं कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। कनाडा में मुझे पता चला है कि इस साल 2 लाख के करीब एप्लीकेशंस जा चुकी हैं इमिग्रेशन के लिए। अब जो कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में, उसके लोगों को उम्मीद नहीं है कि कोई किसी के पास कोई हल है कि डंडा पीर मुस्टंडिया कि ये मुल्क नहीं सुधरेगा जब तक कोई डंडा नहीं मारेगा इसको। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और हर रोज़ लोग मुझे पूछते हैं जी आज की खबर क्या है, आज की खबर क्या है। तो मैं आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबर दे देता हूँ। अगर किसी को दिलचस्पी है तो फिर ठीक है उनके लिए। और वही है कि हिंदुस्तान के मुकाबले में एक चीज़ ऐसी है जिसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है इस वक्त। यानी आपने अगर क्रेडिट लेना है तो आप ले सकते हैं इस बात का कि हिंदुस्तान हर चीज़ में हमसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन एक चीज़ है जिसमें हमारी एक्सपोर्ट उनसे बहुत ज़्यादा है और वो है हमारी ह्यूमन मैन पावर। यानी इस वक्त पाकिस्तान से हर आदमी भाग रहा है। पहले एक ज़माने में हम छोटे थे तो नारे सुनते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब नारे लोग मार रहे हैं कि पाकिस्तान से जिंदा भाग, बाकायदा ये नारे मार रहे हैं। और इस वक्त एक तशवीशनाक चीज़ है। पहले जो लोग बाहर जा रहे होते थे उनको हम समझाते थे, उनको कहते थे कि यार तुम क्या करोगे बाहर जाके, ठीक है ना, वहाँ पे क्या लाइफस्टाइल होगा तुम्हारा। तुम $5,000 भी कमाओगे तो ये लाइफस्टाइल तो नहीं होगा जो तुम्हारा पाकिस्तान में है। 5 लाख रुपए कमाने वाले की बात हो रही है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो खैर ये बातें होती थी। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी है कि पहले तो भागते थे वो लोग मुतवस्सित तबके के लोग या गरीब तबके के लोग जो कहते थे यार दुबई में मजदूरी भी मिल जाएगी, 2 साल के बाद भी आएंगे तो घर में हमारे वॉशिंग मशीन आ जाएगी, घर में हमारे गैस का कनेक्शन आ जाएगा, हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, भाई को मैं मोटरसाइकिल ले दूंगा, बहन की मैं शादी कर दूंगा। ये लोगों के मसाइल होते थे जो हमारी इमिग्रेंट फोर्स होती थी। और इस वक्त हमारी सिचुएशन ये है कि जो वेल टू डू लोग हैं हमारे, जो अरबोंपति लोग हैं और कारोबारी लोग हैं, मैं करोड़पतियों की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं अरबोंपतियों की बात कर रहा हूँ, वो लोग जो है वो भाग रहे हैं पाकिस्तान से। बहुत लोगों को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ जिन्होंने बाहर की इमिग्रेशन वगैरह ले ली है और ना सिर्फ इमिग्रेशन ले ली है बल्कि इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं बाहर। और इस वक्त पाकिस्तान में जो इमिग्रेशन लॉयर्स के अलावा अगर किसी का काम चल रहा है तो वो हवाला और हुंडी वालों का काम चल रहा है, क्योंकि स्टेट बैंक ने एक लिमिट लगाई हुई है कि आप इस हद तक $1,00,000 से ज़्यादा एक आदमी नहीं भेज सकता। तो अगर आपके 4, 5, 6 घर वाले हैं और आपने 6 लोगों के सारों के भी डॉलर अकाउंट खुलवाए हुए हैं, तब भी आप $6 लाख भेज लेंगे तो आप वो मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स तो नहीं भेज सकते। तो वो हवाले से जा रहे हैं। और इस सिलसिले में 3 ममालिक जो हैं वो सर फहरिस्त है। यानी आप देखें कि सिर्फ कनाडा में मुझे पता चला है कि इस साल 2 लाख के करीब एप्लीकेशंस जा चुकी हैं इमिग्रेशन के लिए। और अब पहले वो कनाडा के सूबे जहाँ पे लोग नाम तो सुनते थे, जाने की बात ही नहीं करते थे कि यार वो इतनी दूर है, वो तो कनाडा के अंदर भी दूर है तो उधर कौन जाएगा। तो अब सारे लोग उधर अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि उधर से उन्होंने उन अपने प्रोविंसेस की इमिग्रेशन जो है खोली हुई है। जैसे मैनिटोबा है, जैसे वैनकूवर है। तो अब सिर्फ टोरंटो जाने के लिए लोग नहीं है, अब वो कहते हैं कहीं पे भी ले जाओ भाई, कनाडा में हमें हेल्थ केयर तो है, लाइफ तो है, बच्चों के स्कूल तो हैं, रिटायरमेंट प्लान तो है, कुछ तो है। दूसरी जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो इस वक्त पोर्चुगल में सबसे ज़्यादा कर रहे हैं और स्पेन में कर रहे हैं उसके बाद। और जो पोर्चुगल का गोल्डन वीज़ा, उसके लिए हमारे सबसे ज़्यादा जो लोग उसमें शामिल हैं वो हमारे मीडिया वाले शामिल हैं। और हमारे कुछ मीडिया मालकान ने जो जिनको रियल एस्टेट का काम समझ आती है, उन्होंने ये कर लिया कि वहाँ पे जाते हैं, एक बिल्डिंग खरीदते हैं €1 मिलियन की, उस बिल्डिंग के शेयर्स बनाते हैं 100 के करीब, और यहाँ पे €3.5 लाख का हर एक को एक शेयर दे देते हैं क्योंकि €3 लाख पे वो गोल्डन वीज़ा दे रहे हैं। और वो जो है उस तरह उन्होंने €350 मिलियन बना लिए 1 मिलियन के ऊपर, या उन्होंने उसमें से जो भी उनकी फीस है 50,000 40,000 वो उन्होंने बना ली और कारोबार भी शुरू हो गया, कमाइयाँ भी शुरू हो गई, वो भी लूटमार शुरू हो गई। स्पेन में भी इसी तरह हो रहा है। और फिर मिडल ईस्ट की जो कंपनीज़ हैं, इमिग्रेशन वगैरह कंपनीज़, वो जिन 3 ममालिक की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन बेच रही हैं, उनमें सेंट किट्स है, उनमें ग्रेनेडा है
और उनमें एक और ये कैरेबियन कंट्री है। कैरेबियन कंट्रीज़ जो हैं ये 2-2 लाख यूरोज़ में, 3-3 लाख यूरोज़ में पूरी पूरी फैमिली को कर रही है और 3 महीने के अंदर पासपोर्ट दे देती है। फिर उनके पासपोर्ट की सबसे बड़ी वैल्यू ये है कि जी एक तो आप ड्यूल नेशनलिटी हो सकते हैं, दूसरा ये है कि आपकी तकरीबन एक एवरेज कंट्री का मैं बता रहा हूँ उनकी जो है कि आप 125 ममालिक में आप वीज़ा फ्री हैं, आप पूरा उसमें यूरोप आ जाता है और लोग आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि लोग कहते हैं यार यही पासपोर्ट ठीक है, 2 लाख यूरो दो, 3 महीने में पासपोर्ट आपको घर पे मिल जाता है, ना आपको जाना है, ना आपको फिजिकल प्रेजेंस देनी है, ना कुछ करनी है, और आप पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं। फिर वहाँ पे आप लीगल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स भी खोली हुई है। तो ये बताने की मतलब ये था कि अब जो कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में उसकी लोगों को उम्मीद नहीं है, उसके लोगों को उम्मीद नहीं है कि कोई किसी के पास कोई हल है। PMLN उसका तो हमें समझ आ गया, उसके पास बड़ा क्लियर प्लान है कि अगले 3 महीने में उन्होंने पता नहीं 100 अरब लेना है पाकिस्तान में जो टैक्सेस में लगाना है। अब वो 3 चीज़ें रह गई उनके पास जिस पे वो टैक्स ले सकते हैं, बिजली है, गैस है और आपका दूसरा टैक्स है जो बढ़ा देंगे, या आपकी शरह सूद बढ़ा देंगे। अब वो कहते हैं कि शरह सूद हमने ले जानी है बैंकों की तकरीबन 20% तक। तो बैंक तो इस मुल्क में बहुत ही खुशहाल है क्योंकि ये वाहिद मुल्क है दुनिया का जहां बैंक बैंकरप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सबसे बड़ा बोरोवर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान है और वो उसको सूद के साथ पैसे वापस दे रही होती है। लोगों को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते, बॉटम लाइन ये है। लेकिन 20% शरह सूद पे कोई आदमी सूद लेगा, उसके बाद इतनी हाई एनर्जी कॉस्ट देगा, तो प्रोडक्शन क्या करेगा, बनाएगा क्या, और जो बनाएगा उसको बेचेगा कहाँ, दुनिया में किस जगह पे बेचेगा? पाकिस्तान तो बड़ी दूर की बात है। तो इसका मतलब है ना काम होगा, ना धंधा होगा, बेरोजगारी मजबूत बढ़ेगी, और ये शरह सूद जो है ये कहने के लाने को अपने घर ले जाएंगे, लेकिन इससे लोगों ने पैसे नहीं निकालने। अब धंधा नहीं होगा तो क्या होगा, वो तो बात की बात है। लेकिन इस वक्त उससे पहले जो हो रहा है कि 2 करोड़ लोग हमारे खतरे गुर्बत से नीचे जा चुके हैं। 2 करोड़ लोग खतरे गुर्बत से नीचे जाने का मतलब ये है कि हम लाइन ऑफ पॉवर्टी जो है उसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि हम ये करेंगे कि अगर एक घर की आमदनी जो है 40,000 रुपये महीना है तो हम उसको गरीब कंसिडर करेंगे, क्योंकि 8 लोगों के लिए जब आप 40,000 को डिवाइड करते हैं तो उन्होंने उसमें किराया देना, उन्होंने उसमें बिजली का बिल देना, उन्होंने उसमें खाना पानी करना, उन्होंने उसमें ज़िंदगी गुजारनी है। तो वो कितनी आसान या कितनी मुश्किल है, वो साल में कितनी बारी नया जोड़ा बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए, या दोनों ईदों पे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? तो नहीं बना सकते। तो ये आप उसको गुर्बत की लकीर के नीचे तस्वर करेंगे। तो अब 2 करोड़ लोग मजीद पाकिस्तान में उस लकीर के नीचे आ गए, यानी कहीं के नहीं रहे, वो बाहर तो जा ही नहीं सकते। खैर, और सारे लोग तो जा भी नहीं सकते, हम जैसे भी नहीं जा सकते हर एक। तो आम आदमी की बात क्या करें? तो कोई अपनी मजबूरियों में नहीं जाता, कोई अपने इंटरेस्ट में, और कोई अपने नुकसान की वजह से नहीं जाता। मैं आपको उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें मुझे किसी ने पूछा, कल ही मुझे किसी ने कहा कि यार तुम अगर अपना घर बेच के चले जाओ तो तुम्हारे पास तो पैसे होंगे ना जाने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा, बात यह है कि कल तक जो $100 थे उसके मुझे लेट से 10,000 रुपया मिल रहा था। आज मुझे $100 का मुझे 55,000 रुपया मिल रहा है, या मुझे उसका 40,000 रुपया मिल रहा है। तो अगर मैंने 1 करोड़ रुपए का घर बेचा तो एक्चुअली जब मैं उसको कन्वर्ट करता हूं तो बाहर मुझे तो 40-45,000 रुपया मिलेगा ना, उसके एवज उसका मिलेगा। तो मैंने जो बनाया, इतने साल वेट किया, तो मैंने टोटल उड़ा दिया उसको। यानी बेसिकली आपके बैंकों में भी अगर रकम पड़ी है तो ये जो इन्फ्लेशन है उसकी वजह से 30-35% रकम आपकी गायब हो गई है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको 1 करोड़ रुपया पड़ा था 1 साल पहले, तब आप समझे कि करोड़ अभी भी होगा, लेकिन उसकी वैल्यू 70 लाख की रह गई है, या उसकी वैल्यू 65 लाख रुपए की रह गई है। ये हाल हो रहा है। जिस बारी जब मैं बाहर गया था तो मुझे बड़ा शिद्दत से एक बात का एहसास हुआ था कि पहले जब हम कभी जाते थे तो डॉलर 100 रुपए का, बल्कि डॉलर 70 रुपए का था, 75 रुपए का था, और हमारी आमदनी जो थी ज्यादा थी। अब डॉलर पता नहीं कहां से कहां चला गया और आमदनी है नहीं या बहुत कम हो गई, तो अब तकलीफ होती है। अब आपको एक वहां पे सिगरेट खरीदते हुए तकलीफ होती है। आदमी कहता है कि मैंने जाना है अगर
तो मैं अपने हिस्से की चीज़ें जो है ना वो तो मैं पाकिस्तान से ही ले जाऊँ, वहाँ पे मैं डॉलर में तो ना खर्च करूँ। खैर ये एक डिफरेंट मसाइल है। लेकिन अब ये है कि जब इतना ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से, इतना ज़्यादा रुपया जा रहा है बाहर, इतना ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है और इतना ज़्यादा हुनरमंद हमारा जा रहा है कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, लॉयर्स हैं, वो सारे किसी न किसी मद में बाहर जा रहे हैं, कोई जॉब लेके, कोई किसी घर वाले के साथ, कोई किसी जानने वाले की मिन्नत ले करके। तो पीछे क्या बचेगा? पीछे हमारे बचेगी जमहूरियत जी। और ये जमहूरियत मुबारक हो हमें। ये वो जमहूरियत है जिसमें किसी एक जमात ने कुछ करना नहीं है, किसी एक जमात में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इस मुल्क को अब इन मसाइल से निकाले। इस वक्त तो 11 जमातों का कोएलिशन है, तो अगर 11 जमातों का कोएलिशन फेल हो रहा है मईशत के लिए, तो कोई एक जमात तो कर नहीं सकती। पीटीआई के 4.25 साल हमने देखे थे, उनका ये फोकस और विजन तो बड़ी दूर की बात है। झूठ और उनकी रिवेंजफुल जो पॉलिसीज है उन्हीं का आसरा नहीं, उन्हीं का तोड़ नहीं है। तो फिर इसको कौन निकालेगा इस मुल्क को इस भंवर से? एक तो सवाल ये उठता है। तो जवाब ये है, पहली बात मैं आपको बता दूं कि किसी को नहीं पता और शायद परवाह नहीं है किसी को। ये ज्यादा बुरी बात है, ये ज्यादा बुरी खबर है कि लेट से आज आपके पास आज आपने देखा कि मसलन चाय की कीमतें किस तरह ज्यादा हो गई। चले चाय कोई इतनी जरूरी चीज तो नहीं, लेकिन फिर भी चाय की कीमतें ज्यादा हो गई। उसकी वजह है कि कंटेनर आपके पोर्ट पे खड़े हैं, लेकिन उनको पैसे देने के लिए डॉलर में आपका पैसे नहीं है। चाइना की कंपनियों ने आपकी तरसील रोक दी है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी कंटेनर्स के पैसे पहले आप एडवांस में दें। एयरलाइंस अपनी फ्लाइट्स कम करनी शुरू कर दी हैं यहाँ पे। तो जब ये सारी चीजें शुरू हो गई हैं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता आज आप ये सोचेंगे कि हमने कौन सा जहाज का टिकट लेना है, हमने कौन सा जाना है उस पर। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को जो कुर्बानियां देनी चाहिए, क्या पाकिस्तान उसके लिए तैयार है? नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर हम 3 अरब डॉलर सालाना सिर्फ उम्रे पे खर्च कर रहे हैं, और मैं ये कहूँ कि यार हम अगले साल उम्रा कर लें, इस साल ना करें, पाकिस्तान का बचत हो जाए, तो ये मैं नहीं किसी को बता सकता, क्योंकि अगर इस तरह की मैं बात करूंगा तो मेरे पर फतवे लग सकते हैं। तो मैं नहीं कहूँगा ये बात। मैं अगर कहूँगा कि इस साल अगर पाकिस्तान से लोग हज पे ना जाएं, खासतौर पे वो लोग जिन्होंने एक से ज़्यादा हज किए हुए हैं, तो एक कोराम मच सकता है। लोग मुझे कहेंगे कि यार ये कैसा आदमी आ गया, ये किस किस्म की घटिया बात कर रहा है। ठीक है, इसलिए मैं ये बातें नहीं कहूँगा। वो बातें मैंने वैसे ही जिक्र करते हुए आपको बताया कि कई बातें मैं कह सकता हूँ, कई नहीं कह सकता। मैं अगर कहूँ कि जी हम अपने पेट्रोल की जो इंपोर्ट है उसको हम आधा कर दें, और जो सिर्फ मोटरसाइकिल पे लोग हैं उनके लिए हम पेट्रोल सस्ता कर दें, और जो गाड़ियों पे है उनके लिए 2 गुना कर दें, अनलेस और अनटिल एक गाड़ी में 4 लोग बैठे हों तब उनको जो है गाड़ी चलाने की इजाज़त होनी चाहिए, वरना नहीं होनी चाहिए। तो सारे कहेंगे क्या बकबक है। जिन्होंने एक घर में 4 लोगों ने 4 गाड़ियाँ चलानी है, वो एक गाड़ी में तो 4 बैठने एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, तंग होंगे बेचारे, बहुत ज़्यादा तंग होंगे कि यार इतना तंग हो गया हम अपनी कार में बैठे हुए। तो मसाइल बड़े हैं हमारे, क्योंकि हमने सुधरना नहीं है, हमने ठीक नहीं होना, हमने कुर्बानी नहीं देनी। हमारे हुक्मरान 20% टैक्स लगाने का ज़रूर सोच रहे हैं शरह सूद के लिए कि 20% इंटरेस्ट हो, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि जो 300 एकड़ के जो प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस और गवर्नर हाउस और चीफ मिनिस्टर, इनको हम बेच दें। ये जो हमने रेलवे और औकाफ के अंदर, रेलवे जो एक आना नहीं बनाता बल्कि पता नहीं कितने बिलियन खत्म करता है हमारा, उसके अंदर हमारी तकरीबन को 22% अराजी जो है वो उनके जिम्मे हमने डाली हुई है, और उनको पता भी नहीं है कितनों पे कब्जा हो चुका है, क्या हुआ हुआ है, लोगों ने कंस्ट्रक्शन की हुई, हम उसी को लेके उसी को नीलाम कर दें। तो जो पाकिस्तान से बाहर पैसा जा रहा है यही पाकिस्तान में रुक जाएगा, तो पाकिस्तान की बेहतरी हो जाएगी। ये हमने नहीं करना। क्यों? जमहूरियत को नुकसान है, क्योंकि अब इलेक्शंस करीब आ गए। इलेक्शंस करीब आ गए हैं तो मुझे वोट कौन देगा? अगर मैंने 2 लाख लोगों को यानी आप समझें कि जो PIA में हो या रेलवे में हो या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्टील मिल के हो, उनको मेरी तरफ से तकलीफ हो रही है, तो कि मैंने उनकी मुराद क्यों बंद कर दी, जबकि उनकी फैक्ट्रियां बंद है सब कुछ, तो मेरे तो वोट खत्म हो जाएंगे और बड़ी खौफनाक कैंपेन होगी, तो मेरी तो सियासत खत्म हो जाएगी। तो सियासी जमात तो ये करेगी नहीं। तो जब मैं आपको ये कहता हूं इसीलिए कि डंडा पीर मुस्तंडिया का, कि ये मुल्क नहीं सुधरेगा जब तक कोई डंडा नहीं मारेगा इसको,
क्योंकि हमने अपनी हरकतें तो बदल दी नहीं। अभी मेरे पास एक वीडियो आई हुई है, एक भाई साहब हैं, बड़े चीता आदमी है, कोई मैं नहीं जानता उनको, लेकिन एक खातून पे आई एम श्योर उनकी घरवाली होंगी, वो पैसे ही पैसे फेंक रहे हैं। और जिस वो पैसे फेंक रहे हैं मैं भी देख रहा था। क्या एक हद होती है, एक हद होती है। एक होता है कि आपने पैसा कमाया और आप उसको खर्च कर रहे हैं। आप रोल्स रॉयस खरीद लें, बड़ी अच्छी बात है, आपकी एक कामयाबी है। आप नया घर बना लें, बड़ी अच्छी बात है, आपकी कामयाबी। लेकिन जब आप फेंक रहे हैं पैसे, वो मुझे जरा सा नाजेबा लगा। यानी मुझे ये एतराज है कि ये शायद हम अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर नहीं कर रहे और हम शायद नाकदरी कर रहे हैं। तो जो कौम खुलेआम हर चीज़ में नाकदरी करती है, वो चाहे पानी हो, उसको टैप को खोल देंगे, उसी तरह हम शेव करते रहेंगे, हम पानी को ज़ाया होता रहेगा, कोई परवाह नहीं। हमारे वॉशरूम्स में वॉशर्स लीक होती हैं, हम ठीक ही नहीं कराते, कब तक पानी ज़ाया होता रहा। जो कौमें खाने पीने को छोड़ देती हैं, उसी तरह आधा आधा अपनी प्लेटों पे, और वो कूड़े में चला जाता है। जब हमें बेसिक चीज़ों की कदर नहीं है, अपने रिस्क की हमें कदर नहीं है, तो हमें मुल्क की क्या कदर होनी है ना। क्या जमहूरियत और क्या आमरीत। हम जिस लड़ाई में पड़े हुए हैं, ये जमहूरियत भी उसी वक्त है जब ये मुल्क है, और ये आमरीत भी उसी वक्त है जब ये मुल्क है। ये शहनशाहियत भी उसी वक्त है, चाहे जर्नैलों की हो, चाहे जजेस की हो, चाहे जर्नलिस्ट की हो, चाहे सियासतदान की हो, चाहे किसी और की हो, जब तक ये मुल्क है। अगर हमने मिलकर इस मुल्क को नहीं बचाना, यानी हम दहशतगर्दों के साथ बैठने को तैयार हैं, उनसे बातचीत करने को तैयार हैं जिन्होंने 90,000 ज्यादा पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया, लेकिन हम आपस में एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं। तो फिर तारीख भरी पड़ी है ऐसी कौमों से जिन्होंने मिट जाती हैं, उनका नामो निशान नहीं होता। डरे उस वक्त से। यह ना कहना कि हमें पता नहीं था, यह ना कहना किसी ने हमें बताया नहीं। सोचिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।